हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि यह 12th क्लास के इंग्लिश बुक का मिसलेनियस क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सारा चीज़ लिखा हुआ है। मिसलेनियस क्वेश्चंस बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इंग्लिश बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड में 12th क्लास का इंग्लिश बुक से पूछा गया प्रश्न। ये सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो 12th क्लास के जो इंग्लिश बुक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 3 तक हम करवा दिए हैं, या पार्ट 4 है। तो अब देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन तक हम करवा दिए हैं और पूरा डिटेल में बताता हूँ, जिससे कि अगल बगल की चीज़ें भी आपको पता चल जाए। 24वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो को स्किप करते हैं, अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी चीज़ छूट जाएगा, क्योंकि केवल मैं क्वेश्चन को ही टिक नहीं मारता हूँ बल्कि और अन्य चीज़ भी इससे संबंधित बताता हूँ, इससे रिलेटेड बताता हूँ। तो आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है और इसका सही उत्तर क्या होगा, आप जवाब दीजिएगा। लुमो इज ए मैन ऑफ डॉट डॉट टेम्परामेंट। लुमो इज ए मैन ऑफ डॉट डॉट टेम्परामेंट। तो लुमो कैसा व्यक्ति था, एक नर्वस था, नर्वस टेम्परामेंट के व्यक्ति था, ठीक है ना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। नर्वस टाइप का व्यक्ति था, हालांकि हेल्दी वेल्दी व्यक्ति था लुमो, लेकिन जब वह अपना प्रपोजल लेकर के नतालिया के पास जाता है लुमो, तो वहाँ पे बोल नहीं पाता है अच्छी तरह से, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी तरह से रोगग्रस्त है या फिर वैसा भी, मतलब नर्वस फीलिंग होती है उन्हें। मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद मैं बतलाता हूँ कि आखिर यह क्वेश्चन जो है से किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, यह मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। किससे लिया गया है, मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर से लिया गया है। तो मैं डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ कि मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। जिसके जो राइटर हैं वह हैं अंटन चेकव हैं। इनका राइटर कौन है, अंटन चेकव, अंटन चेकव है, अंटन चेकव इनका राइटर हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि अंटन चेकव का आखिर जन्म कब हुआ था। तो अंटन चेकव का जो जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी मित्रों वह हो गया था 1904 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में जन्म लेकर 1904 ईस्वी में मर जाने वाला जो राइटर हैं अंटन चेकव, जो मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, जो हमारे 12th क्लास के इंग्लिश बुक में पढ़ना है, ये क्वेश्चन वहीं से उद्धृत है। और इनकी जो जन्म हुई थी, इनकी जो बॉर्न हुई थी अंटन चेकव की, रसिया में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था मित्रों, रसिया में इनकी जन्म हुआ था। जब रसिया में सिविल उस वक्त जब जार का जो शासन था रसिया में, जार मतलब रूस का सम्राट को कहा जाता है जार, जब जार का वहाँ शासन था तो उस समय भी इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में, जब जार का रूस के सम्राट का जब उस वक्त शासन थी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि आगे चल कर के 1917 ईस्वी में फिर जार शासक का अंत होता है ना। फिर से समाजवादी व्यवस्था का स्थापित किया जाता है। तो वो वगैरह वगैरह चीज़ों को आप जानते हैं, वो हिस्ट्री की चीज़ है, आप पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें आप जान सकते हैं कि किस समय इनकी जन्म हुई थी, ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ जार्स, जब जार का शासन था तो उस समय इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। तो अब हम आप देख सकते हैं कि आखिर ये तो वैसे ड्रामाटिस्ट भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंटन चेकव को, अंटन चेकव को ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रामाटिस्ट कहा जाता है इनको। अंटन चेकव को क्या कहा जाता है, ड्रामाटिस्ट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मैरिज प्रपोजल है ये भी एक प्रकार की क्या है, एक कहानी टाइप की ही है, लेकिन एक कॉमेडी है। क्या है, एक कॉमेडी है, ठीक है। अगर ऑप्शन अगर कॉमेडी का ना दे तो भले आप शॉर्ट स्टोरी राइटर शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, स्टोरी में आप टिक मार सकते हैं, लेकिन वैसे क्या है एक आप बोल सकते हैं कि कॉमेडी है, ठीक है ना। ड्रामा बोल सकते हैं ना, ये क्या है, एक तरह के जैसे ड्रामा खेला जाता है ना, उसी प्रकार से सीन है, ठीक है। तो आप शॉर्ट स्टोरी ना बोल करके आप ड्रामा ही सही रहेगा। तो कॉमेडी है एक प्रकार की, क्या है यह, आप बोल सकते हैं कि क्या है, एक
कॉमेडी है। आप जानते हैं कि कॉमेडी का उल्टा एक ट्रेजेडी भी होता है। तो ट्रेजेडी आप जानते हैं कि कॉमेडी मतलब होता है सुखांत नाटक और ट्रेजेडी मतलब होता है दुखांत नाटक। तो एक प्रकार की ड्रामा है। अगर ये कॉमेडी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर ड्रामा होगा। ड्रामा में सही उत्तर भी आप मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है वह सीन वाइज दिखाया गया है, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4। तो ड्रामा में ही ऐसा होता है ना। तो ड्रामा में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है, ड्रामा है, ठीक है ना। और ये तो भाई ड्रामाटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। लेकिन प्रोफेशन से क्या थे? अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि आखिर ये प्रोफेशन से क्या थे, मतलब पेशा से, अगर पेशा से अगर बात किया जाए कि यह पेशा से क्या थे, प्रोफेशन PROFESSION, प्रोफेशन से क्या थे? डॉक्टर थे। प्रोफेशन से क्या थे? ये डॉक्टर थे, ठीक है ना, चिकित्सक थे। प्रोफेशन मतलब पेशा से डॉक्टर थे, ठीक है। और ये मैरिज प्रपोजल एक प्रकार की क्या है, कॉमेडी है, ठीक है। अगर कॉमेडी में ऑप्शन नहीं होगा तो किस में टिक मारेंगे? फिर ड्रामा में मारेंगे, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन जो है, 24 नंबर क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट होगा। 24 का उत्तर जो हो गया डी ऑप्शन हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। जो 25वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, वह है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वह डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। किस चीज़ का नापसंद करते हैं? ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं आखिर किस चीज़ का नापसंद करते हैं भाई? तो यह जो नापसंद करते हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जो नस्लीय भेदभाव है, जो नस्लीय भेदभाव है जिसको हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। मार्टिन लूथर किंग जूनियर तो इसी चीज़ को ना डिसलाइक करते, नापसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो था बहुत ही नस्लीय भेदभाव था। काला गोरा में बहुत ज़्यादा मतभेद चलता था और जिसकी वजह से काले लोगों की बहुत स्थिति खराब थी, उनकी अधिकार भी नहीं थी। अब बोल सकते हैं कि वहाँ की बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल नेगरों के लिए बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। और इसी को लेकर के मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आवाज़ उठाई थी। उससे पहले जो बस बॉयकट भी हुआ था उसका भी नेतृत्व किए थे इन्होंने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। तो आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं से 1929 ईस्वी में जन्म लेते हैं। हालांकि यह जो क्वेश्चन है, इस 25 नंबर क्वेश्चन, इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है कहाँ से लिया गया? आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम नामक चैप्टर से यह जो क्वेश्चन है लिया गया है। और इसके जो राइटर है, यहाँ पे राइटर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो स्पीच दी है वही चीज़ लिख दिया गया है। तो एक प्रकार की क्या है, आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार की स्पीच है, जिसको किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। किसने दिया था भाषण? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसको भाषण दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे भाषण दिया था, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आखिर भाषण कब दिया था? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी में इन्होंने भाषण दिया था। 28 अगस्त 1963 ईस्वी में इन्होंने भाषण दिया था। आप जानते हैं कि स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप्स मतलब सीढ़ियों पर, ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी कह सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी में जो लिंकन मेमोरियल हॉल है उसकी सीढ़ियों पर इन्होंने भाषण दिया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। 1964 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। आपसे प्रश्न कर सकता है कि आखिर किस क्षेत्र में मिला था? तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1964 ईस्वी में किया गया था। 1964 ईस्वी में लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, अमेरिका का एक यंगेस्ट ओरेटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो ये काम किया इसके लिए बहुत सराहा जाता है। 1929 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 4 अप्रैल का समय था जब 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे
यह इन्फ्लुएंस्ड थे महात्मा गांधी से। किनसे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किनसे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होने के मतलब होगा कि नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा के पथ पर रहेंगे। ठीक है, ट्रूथ मतलब सत्य बोलेंगे, है ना। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, मतलब कि हमेशा सत्य बोलना और अहिंसा के पथ पर रहना। ठीक है ना, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा में विश्वास नहीं रखना, है ना, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते। तो 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं अब 26वां नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डॉट डॉट रूल्स। तो हमारा जो पूर्वज थे, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज होता है। आवर हमारा आप जानबे करते हैं, एंजॉयड मतलब अंदर लेना, आनंद लेना, और रूल मतलब नियम होता है। तो मतलब होम रूल मतलब कि घर की जो नियम होती है, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे वो घर में ही सबसे ज़्यादा आनंद लेते थे। कहाँ लेते थे? होम रूल में। तो यहाँ पे राइट आंसर को आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो हमारे जो पूर्वज थे कहाँ आनंद लेते थे? वो होम रूल में आनंद लेते थे। मतलब कि जो गृह के जो घर नियम, जो घर में जो नीति नियम होती है, शासन व्यवस्था होती है, घर में जो रहते हैं जिस तरह से, वहीं पे आनंद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, शहरों में जाना नहीं पसंद करते। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज है ऐसा ही बोलते रहते थे। ठीक है, तो आखिर ये क्वेश्चन आखिर किस चैप्टर से उद्धृत है? प्रश्न तो अभी उठ रहा है भैया। तो यह जो क्वेश्चन है यह उद्धृत जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उद्धृत है। ये जो क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उद्धृत है, जिसके जो बोल सकते हैं कि जो राइटर हैं, हालांकि यह ऐसे विधा में लिखी गई है। ऐसे एक प्रकार की क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर निबंध है। तो जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, किसको किसने लिखा? महात्मा गांधी। ठीक है, जिसके जो राइटर है कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है ना। अब महात्मा गांधी का आखिर भाई जन्म कब होता है? तो महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। और इनकी जो मृत्यु हो गया था वह मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म लेकर के 30 जनवरी 1948 ईस्वी में मर जाने वाला व्यक्ति नाथूराम बोल रहे थे कि महात्मा गांधी हैं। और नाथूराम गोडसे इसलिए मेरे होठ पर आ गया क्योंकि नाथूराम गोडसे ने ही 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मार दिया था महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को मार दिया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। इस बात को लेकर के कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को इस बात को लेकर के मार दिया था क्योंकि महात्मा गांधी ने ही भारत को विभाजन किया, अलग किया और पाकिस्तान को बांटा। नाथूराम गोडसे को क्या पता था कि क्या स्थिति उस वक्त हो गई थी, कैसी स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से बांटना पड़ा पाकिस्तान को। नहीं चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं अपने शब्दों में बोले थे कि जो भारत है वह तभी अलग हो सकता है जब हमारी मृत्यु हो जाए, हमारी मौत पर भारत को अलग हो सकता है। लेकिन फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी उस वक्त कि भारत से पाकिस्तान को अलग करना ही पड़ा था। ठीक है ना, तो समस्या ऐसी हो गई थी। तो आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड क्या हो जाएगा? होम रूल। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप जानबे करते हैं कि इसका जो राइटर महात्मा गांधी 1869 में जन्म लेते हैं, 1948 में मर जाते हैं। और यह प्रकार की क्या है? ऐसे है। और महात्मा गांधी का जो कार्य अवधि रही है यहाँ 1915 टू 1948 तक, 1948 तक ला भारत में इन्होंने काम किया था, 1915 से 1948 में, और अंततः आज़ादी दिला दी थी बेचारे। और आर्टिकल्स का जो जन्म हुआ, क्या बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वह कुछ आर्टिकल्स भी लिखते थे। उनमें से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल्स जैसे कि यंग इंडिया है। ठीक है ना, यंग इंडिया,
यंग इंडिया नामक एक आर्टिकल भी निकलती थी। हालांकि हरिजन नामक भी आर्टिकल निकलता था। हरिजन कहने का मतलब होता है कि हरि मतलब लोग, जन मतलब लोग, हरि मतलब भगवान। मतलब यह जो दलित परिवार लोग जो हैं वो भगवान के औलाद हैं। क्या है? भगवान के औलाद हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह था, नहीं कि कुछ हे दृष्टि वाली बातें थी इनके अंदर, ऐसा बात नहीं था। लेकिन लोग अलग अर्थ निकाल लेते हैं, तब उनको क्या कहा जाए भाई। अब इनका आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसको आत्मकथा कहते हैं, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी जो है, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वह है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। कहने का मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अगर जीवनी अपने से खुद अगर लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर जीवनी किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बापू कहा जाता था। अथवा हम बोल सकते हैं कि द फादर ऑफ नेशन, इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। मतलब राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। द फादर ऑफ नेशन कहा जाता है किनको? महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, तो भैया राष्ट्रमाता किनको कहा जाता है? तो राष्ट्रमाता जो कहा जाता है वह कहा जाता है सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रमाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। भारत के प्रथम जो शिक्षिका हुए थे वह हुए थे कौन? सावित्रीबाई फुले ही हुए थे। ठीक है ना। सावित्रीबाई फुले ही प्रथम शिक्षिका भी हुई थी, इसलिए राष्ट्रमाता के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1915 में आकर के लगभग 1917 से जो आंदोलन किया वह ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, और उनका चीफ वेपन्स के रूप में अगर कह सकते हैं तो क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। चीफ वेपन्स मतलब मुख्य हथियार महात्मा गांधी क्या था? एक सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ते थे, बस यही तो काम करते थे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आखिर क्वेश्चन जो है से 26 नंबर क्वेश्चन तो पूर्ण हुआ कि यह होम रूल होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन की। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 27वां नंबर जो क्वेश्चन है, आप देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए कि सेबई वाज ए 12 ईयर ओल्ड डॉट डॉट बॉय। चाइनीज होगा कि जापानीज होगा कि अफ्रीकन होगा कि इंडियन होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा जापानीज हो जाएगा, क्योंकि सेबई वाज ए 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। ये क्या थे? जापानीज बॉय थे, मतलब जापान के लड़का थे सेबई। आप जानते हैं कि यह जो क्वेश्चन है यह उद्धृत है द आर्टिस्ट नामक चैप्टर से उद्धृत है, जिसका जो राइटर हैं वह है सीगा नोया। कौन है? सीगा नोया। जिसका जो राइटर है कौन है? सीगा नोया है। राइटर कौन है? सीगा नोया है। यह एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी मोटी कहानियाँ हैं। ठीक है। जो सीगा नोया का जन्म हुआ था, सीगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में होता है। 1883 में सीगा नोया जन्म लेते हैं और 1971 ईस्वी में बेचारे मर जाते हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं कि सीगा नोया जो हैं एक जापानीज राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं 20वीं शताब्दी के। अब 1971 है तो भाई 19 के बाद जो चलती है उसको 20वीं शताब्दी ही बोलते हैं ना, तो 20th सेंचुरी। ठीक है ना। आखिर हम सेंचुरी हम पता कैसे करेंगे? जब आपको यह देखना होगा कि जन्म वो कब ले। अब जन्म लिए तो भाई 10-12 साल में तो कोई काम नहीं करेंगे, 15-20 साल में तो कोई काम करेंगे नहीं भैया, इतना तो साहित्यिक क्षेत्र में योगदान नहीं रहेगी। तो उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि कहाँ किस वर्ष जो है से ज़्यादा इनका योगदान रहा साहित्यिक क्षेत्र में, तो हम बोल सकते हैं कि ई शताब्दी के कवि हुए या कहानीकार हुए। उस प्रकार से आप निर्णय ले सकते हैं। अब आप ही देखिए ना भैया, 1883 ईस्वी में तो वे जन्म लेते हैं और 1971 ईस्वी में सीगा नोया जी मर जाते हैं। तो 1883 में जन्म लेते हैं तो आप जानते हैं कि 17 वर्ष हुआ कितना 1900 होने में। तो बताओ कि 17-18 साल में क्या वो साहित्यिक क्षेत्र में कुछ योगदान रहा इनका? नहीं रहा। योगदान जो रहा 1900 ईस्वी के बाद ही रहा, 1900 ईस्वी के
बाद रहा। तो हम बोल सकते हैं कि 1900 के बाद जो होती है उसको क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी। जो 2000 के बाद होता है 21वीं शताब्दी होती है कि नहीं भैया। तो उसी प्रकार से शताब्दी को डिसाइड किया जाता है। हमें विश्वास है कि आप सेंचुरी को भी आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यह जापान के राइटर थे शिगा नोया, और यह बतलाने की कोशिश करते हैं एक जापानी कहानी के माध्यम से कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे में टैलेंटेड रहती है चित्रकला का, लेकिन उनके पिता द्वारा, एडल्ट पिता के द्वारा, वयस्क पिता के द्वारा उनकी कलाकृतियों को बर्बाद कर दी जाती है और उन्हें जो कला जानते थे उनकी कला को दबा दिया जाता है। हालांकि बाद में पता चलता है तो उनकी कला को इतना महंगे दामों पर बिकती है जिससे इनकी गरीबी भी दूर हो सकती थी। लेकिन उनके जो पिता थे वो कहते थे कि इसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारे कुछ क्षेत्र हैं जो अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, और वैसे भी काम कर रहा था, लेकिन उनके पिता समझ नहीं पाए और उनकी कला को दबा दिए, उनकी टैलेंटेड को समाप्त कर दिए थे, ठीक है। तो इनके बारे में मैं इतना ही बतलाऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28वां नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, आप देख सकते हैं कि 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है। द स्कूल जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय। द स्कूल जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया द स्कूल जिप्सी। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। बाकी फ़िलहाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आखिर किसके द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। द स्कूल जिप्सी नामक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं अभी फ़िलहाल वह 2018 के ही एनुअल एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोल सकते हैं कि यह एक किताब का पूछा गया प्रश्न है। तो ये किताब हालांकि ये तो हमारे चैप्टर में पढ़नी नहीं है मैथ्यू अर्नोल्ड का, इसलिए मैं इसके बारे में पूरी तरह से हम बतला नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किस कहाँ पे 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 29वां नंबर जो क्वेश्चन है 29, मैकियावेली इज फुल ऑफ डॉट डॉट। तो मैकियावेली जो है फुल ऑफ किस चीज़ का है, डिसीटफुलनेस का, सैडनेस नहीं, हैप्पीनेस नहीं, सेल्फिशनेस नहीं। बहुत ही जो मैकियावेली था ना धोखेबाज था। ये कुछो क्राइम करके भाग जाता था, पता भी नहीं चलता था कि आखिर ये क्राइम किया है, कब किया है, नहीं किया है। मतलब ऐसा प्रतीत होता कि इसने तो क्राइम किया ही नहीं होगा भैया। इस तरह से एकदम नकल अकल बनाने का स्टार्ट कर देता है डिसीट। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये डिसीटफुलनेस था, मतलब धोखेबाज से भरा हुआ था। मतलब डी ऑप्शन क्या था, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी राइट आंसर है। आखिर यह कौन सा चैप्टर से उद्धृत है भाई मैकियावेली। तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट नामक एक चैप्टर ही है, ठीक है। क्या है, मैकियावेली इज द मिस्ट्री कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट नामक एक चैप्टर ही है। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट नामक एक चैप्टर जिसका जो जन्म हुआ था। सबसे पहले तो 1 मिनट इसका राइटर आप चेक कर लीजिए कि मैकियावेली द मिस्ट्री कैट का राइटर कौन है, ठीक है ना। तो जो राइटर हैं ये तो हालांकि एक प्रकार के क्या एक पोएम है। अब पोएम है तो इसका तो राइटर नहीं हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोएट बोलेंगे भाई। अब अगर पोएट बोलेंगे तो आप बताइए कि पोएट कौन थे। तो टी.एस. एलियट थे। कौन थे, टी.एस. एलियट कहा जाता है, टी.एस. एलियट थे, ठीक है। और आखिर टी.एस. के पूरा नाम क्या हो सकता है। तो थॉमस, प्रश्न भी तो उठ रहा था भैया कि पूरा नाम क्या होगा। तो थॉमस स्टीयरेंस एलियट, थॉमस स्टीयरेंस एलियट इनका पूरा नाम होता है। थॉमस स्टीयरेंस एलियट, टी.एस. एलियट का जो जन्म होता है 1888 ईस्वी में टी.एस. एलियट जन्म लेते हैं और 1965 ईस्वी में टी.एस. एलियट मर जाते हैं। 1888 ईस्वी में जन्म लेकर के 1965 ईस्वी में मर जाते हैं। इनकी जो जन्म होती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होता है, यूएसए में इनकी जन्म होती है। और ये जाकर के सेटल्ड जो हो जाते हैं वो इंग्लैंड में हो जाते हैं। जाकर के सेटल कहाँ हो जाते हैं, इंग्लैंड में हो जाते हैं या सेटल, ठीक है ना, वहाँ पे रहने लगते हैं।
स्थापित हो जाते हैं। जन्म कहाँ होता है? अमेरिका में होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और सेटल कहाँ होते हैं? इंग्लैंड में हो जाते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि जन्म यूएसए में हुआ है, अमेरिका में। तो एक जगह है एस्टी लाओस। कहाँ जगह है? एस्टी लाओस, LIOUS, एस्टी लाओस में। और बोल सकते हैं इसका जो, ये तो गांव हुआ, लेकिन इसका जो बड़ा क्षेत्र में जन्म हुआ था उसका नाम था मिसौरी। क्या था? मिसौरी, मिसौरी इन अमेरिका। ठीक है ना, यहीं पे इनकी जन्म होती है। और आप बतलाइए कि जन्म अमेरिका में लिए और चल गए इंग्लैंड में, तो हालांकि इनका जो धर्म हुआ वो एंग्लो कैथोलिक था। क्या था? एंग्लो। एंग्लो मतलब इंडिया होता है। आप जानते हैं कैथोलिक जो ईसाई धर्म वाले मानने वाले व्यक्ति होते हैं, तो अमेरिका में सब ईसाई धर्म मानने वाला व्यक्ति, इसलिए इनका जो अब रिलीजियन जो हुआ से एंग्लो कैथोलिक हुआ। क्या हुआ? एंग्लो कैथोलिक। और एक ऐसे कवि हैं, वन ऑफ द, बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन 20th सेंचुरी। मतलब ये 20वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के एक महान पोएट के रूप में उभरे थे, जिन्हें नोबेल प्राइज़ से जो सम्मानित किया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, लेकिन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया इन लिटरेचर, मतलब साहित्य के क्षेत्र में। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। आप जानते हैं कि 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, समझे, और गणित के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इस तरह से कितने क्षेत्र हुआ? भौतिक, रसायन, जीव 3 क्षेत्र इधर हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया 4 क्षेत्र हो गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो गया 5 क्षेत्र हो गया, और साहित्य के क्षेत्र में हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से 6 क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इनका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद मैं बतलाता हूँ कि हालांकि जो T.S. एलियट थे, वे जो लिखे हैं मैकियावेली द मिस्टिकेट, वो जो किताब है उस किताब से ये लिया गया है, मैकियावेली द मिस्टिकेट। उस किताब में संग्रहित है यह पोयम मैकियावेली द मिस्टिकेट। उस किताब का नाम है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इस किताब से उद्धृत है मैकियावेली द मिस्टिक कैट। ठीक है। तो इस तरह से हमने T.S. एलियट के बारे में बतलाया, जो मैकियावेली द मिस्टिक कैट के पोएट हैं। अब हम चलते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और मुझे लगता है कि इस PDF का लास्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। द स्पीकर इन फायर ह्यूमन बिलोंग्स टू रिलीजन। आखिर ये जो स्पीकर है फायर ह्यूमन, वो आखिर किस रिलीजन से बिलोंग करता है? धर्म से। तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करता है। जोरोस्ट्रियन रिलीजन से, धर्म से बिलोंग करता है कि नहीं? तो आखिर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है? तो फायर ह्यूमन्स। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वह फायर ह्यूमन से पूछा गया है, जो कि यहाँ पे लिखा ही था। इसके जो पोएट हैं वह है KKN दारूवाला। कौन है? KKN दारूवाला। KKN दारूवाला। KKN दारूवाला। KKN दारूवाला का जो जन्म होता है 1937 ईस्वी में होता है। जन्म तो इसको ये पता है, लेकिन इनकी मृत्यु कब हुआ था वो ध्यान नहीं है। हालांकि किताब में भी जिक्र नहीं किया गया है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था। ठीक है। अगर ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़ी तो आप मृत्यु आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, सर्च कर सकते हैं आप गूगल पर, तो आपको मिल जाएगा कि फायर ह्यूमन के जो पोएट है KKN दारूवाला, इनकी मृत्यु कब हुआ था। ठीक है। हालांकि मृत्यु अगर किताब में नहीं दिया है तो बिहार बोर्ड में भी नहीं पूछा गया प्रश्न। तो आप जानते हैं कि KKN दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। हालांकि इनका जो पुरस्कार मिला था, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था KKN दारूवाला। साहित्य अकादमी
प्राइज मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और यह मिला था 1984 से, 1984 से मिला था। ठीक है, और टी.एस. इलियट के 1948 से मिला था। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल के 1985 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था टी.एस. इलियट को 1948 में, बर्ट्रैंड रसेल को मिला था 1950 ईस्वी में, और इनके जो के दारुल्लाह का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 ईस्वी में मिला था। और आप जानते हैं कि पी.एल. सेसबग को 1938 में भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनका जो नोबेल प्राइज़ मिला, इनको जो मिला था साहित्य नोबेल पुरस्कार 1984 में, इन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला था। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, वही 84 के लगभग आसपास मिला होगा, हालांकि इसका किताब में जिक्र नहीं की गई है। पोएट्री अवार्ड भी इन्हें मिला था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसका फिलहाल आंसर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोरास्ट्रियन। इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया, और मात्र इसमें कितने क्वेश्चन थी, शायद 7 क्वेश्चन होगा, 6-7 क्वेश्चन। लेकिन इसमें जो हमने क्वेश्चन करवाया है, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बतलाया है इस क्वेश्चन को, इसलिए इस जो डिटेल में मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर लगातार हमारी वीडियो को अगर पढ़ते रहें तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, और एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट आंसर आप मार करके आइएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।